डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, दिस साइड राहुल वशिष्ठ, योर इंग्लिश फैकल्टी। और आज हम जो आपका जीएटी का आपका जो मॉक हुआ है, मॉक नंबर 4, उस 4 का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोगों ने एग्जाम दिया, आप लोगों ने उसके अंदर कितने अपने क्वेश्चन सही किए, कितना आपका स्कोर आया, वो सारी कुछ चीज़ें, है ना। स्कोर तो अपना एक वैल्यू रख ही रहा है, लेकिन क्या सॉल्यूशन है, आंसर का सॉल्यूशन क्या होगा, उस सॉल्यूशन पे बेसिकली हमें बात करनी है। उस सॉल्यूशन को हमें समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ज़रूरत कहाँ पे है। देखिए, सॉल्यूशन की ज़रूरत यही होती है कि हमें पता चल जाए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों हुआ है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि गलत आखिरकार हुआ क्यों है, तो हमें क्वेश्चन करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका टेस्ट नंबर 4 जीएटी, है ना, जो आपका 26 तारीख में हुआ था। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, पार्ट ए, यानी पार्ट ए के अंदर आपका था इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर सबसे पहला जो सेगमेंट आया, वो सेगमेंट आपका आता है किसके लिए बेटा, स्पॉटिंग एरर्स का। एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर आखिरकार सॉल्यूशन क्या क्या, कहाँ एरर्स बनी हुई थी, कहाँ कहाँ पर आपका जो एरर का पार्ट है, जहां पर आपको दिक्कत आई, जहां पर आपको आंसर को अटेम्प्ट करना, उसको समझिए। देखिए, सेंटेंस क्या कह रहा है, फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। क्या बोल रहा है बेटा, शार्पली कमेंटेड। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को जब हम जज करते हैं, जब भी कभी हम स्पॉटिंग एरर्स फाइंड करते हैं, तब हमें स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। देखिए, यहां पर देखो जरा, क्या कह रहा है, फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड, कोई दिक्कत नजर आ रही है? मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहां पर बीइंग एप्रिशिएटेड ठीक है, हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड पैसिव वॉइस है, ठीक है। दूसरा, एंड शार्पली कमेंटेड। अब देखिए, यहां पर वर्ड आ रहा है क्या बेटा, कमेंटेड, ठीक है। कमेंटेड से पहले क्या आ रहा है, शार्पली, ठीक है। क्या यहां कोई दिक्कत है? आंसर देखिए, यही चीज पर जज करनी है। क्यों कमेंटेड की बात करूं, वर्ब हो रहा है, शार्पली की बात करूं, एडवर्ब हो रहा है, ठीक है, या कोई प्रपोजिशन यहां पे यूज करूं। समझिएगा बात को, कि जब भी कभी स्टेटमेंट में आपके सामने कोई कमेंटेड, कोई वर्ड आ रहा है कमेंटेड, यानी उस पर कमेंट किया गया, उसकी संपूर्णता दिखाई गई, तो कमेंट के बाद में आपको प्रपोजिशन यूज करनी पड़ती है बेटा, क्या, अपॉन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द सेम, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसाइकिल एवरी डे, है ना। वह रोज जाता है कहां, बाइसाइकिल से जाता है, कहां पर बेटा, अपने ऑफिस को जाता है। देखिए क्या कह रहा है, ही गोज, जाता है कब, एवरीडे, डेली, रूटीन एक्टिविटी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ओके है ना। आगे देखा, बाय बाइसाइकिल, उसका यूज करके जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कैसा होगा बेटा, नो एरर स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए, नॉलेज ऑफ, ठीक है, कितने की, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, है ना। 2 के साथ नाउन प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां क्या लिखा हुआ है, आर, क्या ये आर सही होगा? देखिए, जब भी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि आने वाली वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है, यही तो कहता है। हमें उसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, क्या यहां पर सब्जेक्ट केवल लैंग्वेजेस है? नहीं, यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा, नॉलेज। सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज। और नॉलेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल, और जब अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो आर नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, इज। तो आंसर नंबर क्या, कौन सा आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ द opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes a wrong statement, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेंबर्स हैं अपोजिशन के, वो क्या कर रहे हैं, वो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, है ना। जब कब, जब मिनिस्टर ने कोई कैसा स्टेटमेंट दे दिया है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। देखो यहां पर क्या कर रहा है, मेंबर्स ऑफ, रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, अपोजिशन पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, इन द पार्लियामेंट, कोई इशू, नो इशू। यहां पर क्या आ रहा है बेटा, शाउट, शाउट के बाद क्या लिखा हुआ है, अपॉन। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम शाउट का यूज करते हैं ना, चीखने चिल्लाने की बात करते हैं, तो शाउट के केस में अपॉन का यूज नहीं किया जाता बेटा, यूज किया जाता है किसका, एट का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड। देखिए यहां पर बात हो रही किसकी, बात हो रही बेटा, यहां देखिएगा एक क्या लिखा हुआ है, हॉट एंड कोल्ड, क्या है बीच में लगा हुआ एंड। अगर इन दोनों को देखें और साथ साथ यहां देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगे हुए हैं। और जब हम जानते हैं कि आर्टिकल्स का यूज अगर दोनों जगह हो जाए, है ना, जब भी कभी कोई वर्ड कोई या किससे एंड से कनेक्ट हो रहे हो और दोनों के साथ आर्टिकल लग रहा हो, तो हम दोनों को सेपरेट मानते हैं। और जब सेपरेट मानते हैं तो आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं हो
सकती, कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो यहां पर वॉज का यूज नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा बेटा, वर का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, अगला तो बिल्कुल आसान है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। इससे आसान सेंटेंस क्या हो सकता है, क्या कह रहा है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, यहां कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आगे देखो, क्लियर्ड पैसिव है, बिटवीन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ है, यू, यहां क्या लिखा हुआ है, आई, प्रोनाउन है। हमने पढ़ा है कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव होता है तो यू एंड आई नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, यू एंड मी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा क्या करते रहिए बेटा, देखते रहिएगा, इनको समझते रहिए। कहीं कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन कम टू अस एंड आस्क योर क्वेरीज। नेक्स्ट देखिएगा, क्या नेक्स्ट कहता है, द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो, है ना, थोड़ा सा समझते हैं इस सेंटेंस को भी। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी is not much different than others, than ours। यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट। क्या लिखा हुआ है बेटा, डिफरेंट। डिफरेंट के बाद क्या लिखा हुआ है, देन। पॉसिबल है क्या, डिफरेंट के साथ कभी देन आता है, नहीं आता। क्या आता है, फ्रॉम। यहां पर देन का यूज नहीं करेंगे बेटा, किसका यूज कर लेंगे, फ्रॉम का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो वर्ड्स फिक्स हैं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आने वाला है, तो जब फ्रॉम आने वाला है तो देन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इट वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अपूगर, है ना, क्या कह रहा है, व्हेन आई वॉज टेकन, है ना, विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अपूगर। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पर कह रहा है आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, पैसिव है ना, क्या है बेटा, पैसिव है ना। जब मुझे क्या हुआ, सरप्राइज हुआ, मुझे एक सरप्राइज ने घेर लिया। ठीक है, अब सोचो जरा इस बात को, क्या क्यों कह रहा है, टेकन विद सरप्राइज। भाई कभी टेकन विद सरप्राइज क्या पॉसिबल है, नहीं। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कभी टेकन इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो विद का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा, एट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर द सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्न्ड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। जो बूढ़ा आदमी है, किसका, क्राउड का, भीड़ में से, है ना, क्या कहता, वार्न जूलियस सीजर, उसने जूलियस सीजर को क्या किया, वार्न किया, उसने जूलियस सीजर को चेतावनी दी, क्या, फ्रॉम द डेथ, डेंजर ऑफ डेथ, उसने चेतावनी दी, किसके बारे में, जो मृत्यु है ऑन अ सर्टेन डे, किसी एक निश्चित दिन पर। अब देखो जरा, समझो बात को, क्या कि वार्न, है ना, जूलियस सीजर, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई इशू नहीं है, फ्रॉम का भी, फ्रॉम द डेंजर कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। क्या ये सही है, किसी एक निश्चित दिन पर, है, क्या वो दिन कुछ स्पेसिफिक हुआ, नहीं हुआ ना, अनस्पेसिफिक कंडीशन है, कोई निश्चितता की बात नहीं है। जब अनस्पेसिफिकेशन है तो यहां पर है, तो देखो हम लोग जब भी कभी आर्टिकल्स का यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज कहां करते हैं, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन का। और स्पेसिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है, हमने पहले क्लासेस में भी डिस्कस किया, क्या, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट तो है नहीं, एक निश्चित दिन है तो स्पेसिफिकेशन तो है, लेकिन उस निश्चित दिन के बारे में पता नहीं है। इंडेफिनेट है तो यहां पर हमें आर्टिकल यूज करना पड़ेगा बेटा, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, मिस्टर प्रकाश लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। कभी होता है क्या बाय अ स्कूटर, नहीं होता। क्या होता है बेटा, बाई स्कूटर, क्यों, व्हीकल है, व्हीकल से पहले बाई और उसके बीच में कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। ठीक है, देखा एरर्स के अंदर हमने देखा क्या क्या कि कहां इसके आंसर्स थे। जहां तक मानता हूं आप लोगों को आंसर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा आंसर्स को, फिर भी कोई डाउट आता है आ जाइएगा क्लास के अंदर पूछ लीजिएगा, डाउट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से क्वेश्चंस देखता हूं। देखिए अब आए क्वेश्चंस आपके बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना, वाकैब से जुड़ा हुआ पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहला इडियम बड़ा ही आसान सा इडियम है, बड़ा ही अच्छा सा इडियम है, जिसको हमने क्या कहा बेटा, सबसे पहला इडियम आपके सामने आया स्वान सॉन्ग, है ना। तो स्वान सॉन्ग किसको कहा जाता है, स्वान सॉन्ग कहा जाता है जब कोई मतलब एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा हो कि किसी की मृत्यु से पहले, किसी की डेथ से पहले उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है, उसका जो लास्ट कहना चाहिए, उसका जो लास्ट एपिक है जो उसने लिखा है, या उसने कोई पोएट है, उसने पोएम लिखी है, कुछ भी लिखा, प्ले लिखा है, व्हाटएवर,
ठीक है, तो उसको कहते हैं किसका बेटा, स्वान सॉन्ग। देखें जरा, लास्ट क्राई मतलब लास्ट में रोना, लास्ट गिफ्ट अंतिम गिफ्ट, लास्ट प्रेयर लास्ट प्रार्थना, या लास्ट परफॉर्मेंस। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा इसका, लास्ट परफॉर्मेंस विल बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट कह रहा है गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, है ना। तो गिफ्ट ऑफ द गैब कहां आता है, गिफ्ट ऑफ द गैब वहां आता है बेटा जहां पर किसी कोई व्यक्ति होता है ना, और वो व्यक्ति थोड़ा सा बोलने चालने में बड़ा ऐसा हो कि जिसकी तरफ आप खींचते चले जाते हैं, अट्रैक्ट होता है ना, उसके बोलने के तरीके से, यानी जिसको हम कहते हैं कि तो गॉड गिफ्टेड है, बोलता बहुत अच्छा है, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैब। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका बेटा, स्पीक वेरी वेल, है ना, यानी बोलने में कहते हैं ना वाक्पटु, हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग वाक्पटु, है ना, बोलने में बड़ा निपुण हो जो व्यक्ति, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, एज क्लोज क्वार्टर्स, एट क्लोज क्वार्टर्स कहां यूज किया जाता है बेटा, एट क्लोज क्वार्टर्स यूज किया जाता है जब कभी, भाई क्वार्टर्स कहां है, क्लोज पास पास में है, और क्वार्टर्स में जा रहा हो तो उसको जाने से पहले क्या करोगे, एग्जामिनेशन करोगे। आंसर क्या आएगा बेटा, क्लोज एग्जामिनेशन इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज किया जाता है वहां पे जहां पर हम बात करते हैं बेटा किसकी, जहां पर कोई कारण हो, किसके लिए, बेसिकली लड़ाई के लिए कारण होते हैं, है ना, कहीं पर कोई फाइट हो गई, किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई, उसका कोई जो बेस होगा, दैट इज नोन एज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यानी जब भी बात करेंगे कॉज ऑफ क्वेरल तो यूज करेंगे किसका बेटा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का। नेक्स्ट देखिएगा ब्रेक द न्यूज, है ना, ब्रेक द न्यूज कहां आएगा, ब्रेक द न्यूज वहां आता है बच्चे जब कभी हम कोई एक बैड न्यूज देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। क्या हो जाएगा, टू गिव बैड न्यूज, है ना, कोई बुरी खबर देने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक द न्यूज को। नेक्स्ट देखिएगा एट वंस फिंगर टिप्स, इससे आसान क्या हो सकता है यार, क्या एट वंस फिंगर टिप्स, उंगलियों पे होना, है ना, कहते हैं ना कि ये तो मेरी उंगलियों पे है। जो भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, सपोज करिए मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और किसी ने पूछा बोले डू यू नो अबाउट समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, बोले ये तो सर मेरी उंगलियों पे है, यानी उंगलियों पे है कहने मतलब मुझे उसकी क्या है बेटा, कंप्लीट नॉलेज है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट ब्लो वंस ट्रम्पेट, है ना, आपने हिंदी में सुना होगा, जिसको हम कहते हैं अपनी दुंदुभी बजाना, है ना, यानी अपना बाजा खुद बजाना। ठीक है, अपना बाजा खुद बजाना मतलब जो मैंने काम किया मैं उस काम को गाना बजाने लगूं, उसको आगे बताने लगूं, तो यानी अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं। तो आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या, प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहां आता है बेटा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, वहां से ब्लू किसको, ब्लू मतलब नीला, नीले में से कुछ बोल्ट आ गया, अचानक से ही तो आएगा, नीला क्या, स्काई, खड़े हो आराम से कोई आ गया बोल्ट, कैसे दिखाई देगा, अचानक से, यानी कैसा इवेंट, अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन इसके अंदर है, देखिएगा, देखो क्वेश्चंस सारे आसान है, बस उनको करना है। देखिए आप अगर इनको पढ़ेंगे, ईडियम्स तो स्पेशली ऐसी चीज होती है कि ईडियम्स को तो अगर एक बार पढ़ लिया ना ढंग से और उनको समझ लिया तो ईडियम्स कभी भी माइंड से बाहर नहीं जाते हैं। केवल ईडियम्स को समझना जरूरी होता है, ईडियम्स को रटना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ईडियम्स को रटना नहीं है, ईडियम्स को समझ लेना है, पढ़ते रहिए, उन ईडियम्स को पढ़िए, बार बार से उनको फिर समझिए। देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में या वर्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके कैसे आप उसका एक आंसर जनरेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, बुल इन अ चाइना शॉप। अब बुल इन अ चाइना शॉप कहां आ रहा है, बुल इन अ चाइना शॉप क्लास में भी डिस्कस किया था। बुल इन अ चाइना शॉप क्या होता है बेटा, कॉज ऑफ किसके लिए बात करता है, डैमेज की बात करता है ना, नुकसान की जब बात करता है तो कॉज ऑफ डैमेज इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बियर इन माइंड, है ना, माइंड में रखना, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना मतलब क्या करना बेटा, रिमेंबर रखना, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े आसान आसान से वर्ड्स हैं, है ना, और थोड़ा सा और साथ साथ और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी जाते रहते हैं। तो तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब आती है बात किसकी बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद अ वर्ड अंडरलाइंड इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। सेलेक्ट द वर्ड ऑफ ग्रुप वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग का मतलब हो जाता है आपका जो सिनोनिम्स हैं। ठीक है, जब सिनोनिम्स की बात किया सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया बेटा, कैंडिड, है ना भैया, एनडीए का बड़ा फेवरेट वर्ड है।
कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है यूपीएससी में, ठीक है। क्या कैंडिड एंटोनिम में भी आ जाता है, सिनोनिम में भी आ जाता है, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा इस वर्ड पे। क्या कैंडिड किसको कहते हैं? कैंडिड कहते हैं उस व्यक्ति को जो बड़ा स्पष्टवादी होता है, जो बिल्कुल है ना, जो कहना है सामने कहना है, ठीक है। देखें जरा, काइंड, कॉशियस, जेनरस या फ्रैंक, क्या होगा? फ्रैंक, जो सीधा सीधा बोले, स्पष्टवादी हो, है ना, कोई बात को घुमा फिरा के ना बोले, सीधा सीधा बोलने वाला व्यक्ति कैंडिड कहलाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज अनवाइज टू सीवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अ नाइबरिंग कंट्री ओवर अ स्मॉल मैटर्स, है ना, यानी कहीं ना कहीं जो ये बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो पड़ोसी कंट्रीज के साथ में, है ना, स्मॉल मैटर्स को उनको क्या कर दिया जाए? उनको कट ऑफ कर दिया जाए। यानी सीवर यहाँ पर किसका सेंस दे रहा है? खत्म करने का। और खत्म करने के लिए क्या एंगेज हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या होगा बेटा? कट ऑफ, सीधा सीधा दिया गया। कट ऑफ कहाँ यूज करते हैं? बाहर होने के लिए, है ना, काटने के लिए, किसी को संबंध को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? कट ऑफ हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज इविल डिसअपियर्ड। बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड, है ना, बाय गुड वंस, यानी जो बैड टेंडेंसीज है उनको काउंटर किया जाना चाहिए। किससे बेटा? गुड वंस से, यानी अच्छी चीजों से उसको काउंटर किया जाना चाहिए। काउंटर कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं उसका? बताओ जल्दी। अपोज ही तो करोगे उसको। क्या करोगे बेटा? अपोज करोगे, उसका विरोधाभास ही तो करोगे। जो भी बैड थिंग्स हैं उनको अगर गुड वंस कुछ चीजें सामने आती हैं तो उनके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? उनको अपोज करते हैं। उनको क्या करते हैं बेटा? अपोज करते हैं। तो अपोज करते हैं तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहे हैं। कंसील्ड, है ना, कंसील्ड तो आपको पता ही है। कंसील्ड क्या होता है बेटा? कंसील्ड होता है छिपे हुए के लिए वर्ड आता है। किसके लिए वर्ड आता है बेटा? छिपा हुआ। और छिपे हुए के लिए यहां पर वर्ड क्या दिया गया? सीधा सीधा वर्ड दिया गया, क्या बेटा? हिडन, है ना। तो लगाइए आंसर, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर क्या होता है बेटा? स्क्वेंडर वहां यूज किया जाता है जहां पर हम बात करते हैं किसी चीज को खराब करने का, है ना। जब खराब करने का सेंस आ रहा है तो खराब करने के सेंस में इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेस्ट, है ना। एक ही वर्ड है वेस्ट, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल नहीं हो सकता, लिटर नहीं हो सकता। खराब करना है किसी चीज को, कूड़ा नहीं बनाना, खराब कर देना, क्या हो जाएगा? वेस्ट। ड्यूबियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, अच्छा वर्ड है। क्या आंसर होगा बेटा? डाउटफुल। किसके लिए आता है? डाउटफुल के लिए आता है, जिस पर थोड़ा संदेह होता है ना। फिल्मसी, फिल्मसी कौन होता है? फिल्मसी वो होता है जो कमजोर होता है ना, जिसको आसानी से हराया जा सके। आसानी से हराया जा सके मतलब कमजोर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस क्या होगा? सीधा सा यूजलेस, यानी जो ऐसा एक व्यक्ति जो कैसा हो? यूजलेस हो, जिसका कहीं से कहीं तक कोई उपयोग ना हो। नेक्स्ट देखिएगा, एसोसिएशन। देखा, बड़ा आसान सा वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटे? आसान सा वर्ड है। अब इस आसान से वर्ड को हम अगर देखें तो आंसर देखो जरा, क्या बनने वाला? एसोसिएशन और संबंध, है ना, संगठन। संगठन के लिए क्या दिया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट या ग्रुप। भाई संगठन मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइवल। राइवल कौन होते हैं बेटा? राइवल होते हैं विरोधी। राइवल कौन होता है? विरोधी, है ना। हम भी तो कहते हैं ये मेरा राइवल है ना। और विरोधी होगा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, एडवर्स, है ना, जो विरोध कर रहा है। उसी के लिए तो हम सिनोनिम ही तो पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या लेंगे यहाँ पे? हम लोग ले लेंगे एडवर्सरी, है ना, जो भी विपरीत चलता हो, विरोध करता हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया। अब तक तो सिनोनिम थे, अब क्या आ जाते हैं बेटा? मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या आते हैं बेटा? मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। देखिए वर्ड क्या दिया गया है? एक्यूमेन। वर्ड क्या दिया गया है? एक्यूमेन। अब एक्यूमेन का आंसर क्या होगा? एक्यूमेन किसके लिए यूज करते हैं बेटा? देखिए एक्यूमेन यूज करता है उस व्यक्ति के लिए जब कोई, ऐसा समझिएगा, एक्यूमेन वो होता है जो एक तरीके से कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से डिसीजंस ले सकता है ना। उसके पास एक एबिलिटी है क्या करने की? डिसीजन लेने की, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, दैट इज एन एक्यूमेन, ठीक है। तो जब एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है तो उसकी वो क्या होगी? उसकी एक एबिलिटी होगी, है ना। तो वहां पर आंसर क्या बन जाएगा? इसका मेरे को दे चाहिए क्या? एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? इनएबिलिटी। वो क्या? उसकी एबिलिटी तो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी, यानी उसकी क्षमता की बात करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है, इट वॉज इंडीड ऑडियस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क, है ना। यहां पर वर्ड दिया गया है क्या बेटा? ऑडियस, है ना। ऑडियस का आता है बेटा?
आर्डियस वहाँ आता है, आर्डियस का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ कैसी हो, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, कोई काम कर रहे हैं हम लोग और उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं आर्डियस, ठीक है। और जब यहाँ पर हम एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि जहाँ पर हमें एफर्ट्स कम लगाने पड़े तो क्या हो जाएगा आंसर, एफर्टलेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर इट, ठीक है। आसान से वर्ड्स है। देखिए एक चीज और देखिएगा क्या कि आपको क्वेश्चन में दिखने वाला वर्ड हो सकता है थोड़ा सा कैसा दिखाई दे, डिफिकल्ट दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब हम उसके मीनिंग पे बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे मिलता जुलता सा वर्ड आ रहा है कि उसके हम किसी ना किसी सिनोनिम को हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनता है। देखिए ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शंस सारे के सारे हमें कैसे मिल रहे हैं, जिन ऑप्शंस जिनके बारे में हमें जानकारी है, जिन वर्ड्स को हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही कुछ बनता है कि आप जिन क्वेश्चन में जो वर्ड होंगे उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ऑप्शंस आपको आसान लगते हैं, बोले ये वर्ड्स तो सारे मुझे आते ही आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसी टेंडेंसी को दिमाग में रखते हुए तैयारी करिए। नेक्स्ट, माय फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वाज फिस्को। फिस्को कहाँ आता है बेटा, फिस्को वहां आता है जहां पर, इसको कहाँ यूज करते हैं बच्चे, इसको हम यूज करते हैं वहां पर जब हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं किसी एक, कहना चाहिए फिस्को हम यूज करते हैं जहां चीजें कैसी हो जाए बेटा, अनसक्सेसफुल हो जाए थोड़ी सी, है ना। क्या ना कहते हैं, मतलब सफलता ना मिल रही हो, असफलता के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है। और असफलता की अगर बात करिएगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, सक्सेस हो जाएगा, यानी अपोजिट इसका क्या होगा, सक्सेस। नेक्स्ट देखिएगा, विशेस। विशेस का आता है, विशेस को कहां यूज किया गया, देखिए विशेस का मतलब होता है जब चीजें कैसी दिखाई दे, थोड़ा सा कहना चाहिए विशेस जो टर्म है ना, ये थोड़ी सी नेगेटिव टर्म होती है। कैसी टर्म होती है बेटा, नेगेटिव टर्म होती है। नेगेटिव टर्म का मतलब कि जो कुछ कहना चाहिए आप लाइक ऐसा समझिएगा, विशेस उसको कहा जाता है जो व्यक्ति लाइक आप ही लोगों में से कुछ लोग होता है जो बोले ऐसा करो, जो अच्छा होता है उसको ही नहीं करते। कहना मतलब एक तरीके से इमोरल टाइप है ना, घर वाले समझा रहे हैं, बोले ऐसा कुछ करिएगा, लेकिन आप करने के लिए तैयार नहीं है, अच्छी बातों को आप गेन करने के लिए तैयार नहीं है, यानी आपके अंदर नैतिकता की क्या है, कमी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है बेटा विशेष। और जिसके अंदर नैतिकता होगी उसको क्या कहेंगे, वर्चुअस कह देंगे, है ना, गुणी, है ना, गुणी हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट। अब जस्ट कहाँ आता है बेटा, JEST, जस्ट। अब इस जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है कि जब कभी हम किसी से क्या करते हैं, मजाक करते हैं, किसी से क्या करते हैं बेटा, मजाक, है ना, हंसी मजाक वाला व्यक्ति। तो हंसी मजाक हर समय जॉली रहने वाला कुछ ऐसा, है ना, जिसके अंदर कुछ जॉली नेचर हो। जब जॉली नेचर होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो गंभीर होगा। और गंभीर के लिए यहाँ वर्ड क्या दिया गया, ग्रिम, है ना, ग्रेविटी, हाँ ग्रिम। इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रिम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, देखो ऑप्शन कहां यूज किया जाता है बेटा, देखिएगा जरा, ऑप्शन वहां यूज किया जाता है जहां पर कोई व्यक्ति, कोई भी चीजें कैसी हो, थोड़ा सा व्यक्ति भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है जो डर्टी हो, लाइक, है ना, थोड़ा सा गंदा हो, है ना, कहीं गंदेपन के लिए इसको यूज किया गया है। नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव क्या दिख रहा है, मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, डिसेंट। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट किसको कहते हैं, एफ्लुएंट कहते हैं बेटा जैसे कोई सपोज आपके पास बहुत क्या है, पैसा है ना, धनी, थोड़ा रिच, है ना, तो रिच के लिए यूज किया गया है। और रिच का अपोजिट क्या होता है बेटा, पुअर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए, टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है बेटा संचय करना, है ना। देखिए 38 और 39 में थोड़ा सा एरर है, इसके मार्क्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, है ना, इसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन के अंदर एरर आ गई है ना, क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर हो गई है। देखिए अभी बात कर रहे थे किसकी, इस क्वेश्चन तक हमने देख लिया 39 तक। अब देखिए बात आती है किसकी, अबॉर्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या दिखाई देता है मुझे, अबॉर्टिव। अब इस अबॉर्टिव को करने के लिए, अबॉर्टिव मतलब क्या होता है बेटा, अबॉर्टिव का मतलब होता है जब चीजें कैसी हो, थोड़ा सा अबॉर्ट करना, है ना, अबॉर्ट, आपने सुना है वर्ड अबॉर्ट, अबॉर्शन, है ना, अबॉर्शन से याद रख सकते हो। अबॉर्ट मतलब किसी चीज को क्या करना, निष्फल कर देना, किसी चीज का कोई प्रोडक्ट ना बाहर निकल के आना, प्रोडक्ट ना होना, किसी से प्रोडक्शन ना होना। तो जब ये अपोजिट इसका वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्टिव हो जाए, यानी जो मुझे क्या दे, मुझे प्रोडक्शन दे, मुझे कोई फल दे, मुझे कोई रिजल्ट दे। तो उसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर हमने मार्क करना है कौन से ऑप्शन को बेटा, ऑप्शन नंबर बी को, यानी प्रोडक्टिव इसका एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस दिए गए आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस दिए गए, फिल इन द ब्लैंक्स के। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, देखिए जरा, पहले सेंटेंस से शुरू करता हूं। जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्लीज डोंट गिव मी एनी मोर, प्लीज डोंट गिव मी एनी मोर, आई हैव हैड।
है ना, मुझे और मत दो, मेरे पास है। कैसा है बेटा? एनफ है। कैसा है बेटा? एनफ, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। यहां पर हम किसको ले लेंगे? एनफ, पर्याप्त के लिए बात करेगा, और पर्याप्त के लिए आंसर क्या बन जाएगा? एनफ, यहां पे एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लगाइएगा क्या बेटा? एनफ को आप यूज करिएगा। नेक्स्ट, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। यहां पर वर्ब क्या आ रही बेटा? रिकंसाइल। क्या वर्ब आ रही है? रिकंसाइल। और रिकंसाइल के साथ हम यहां पर यूज करेंगे किसका? विद का। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट लुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर द शॉक, है ना, ये कह रहा है इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर द शॉक। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए, ओवर, अंडर, अबाउट या फ्रॉम। ठीक है, रिकवर, जहां पर वर्ड आ जाता है क्या बेटा? रिकवर। तो रिकवर के साथ हम प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं? फिक्स प्रपोजिशन आती है बेटा। रिकवर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम। तो लगाओ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द बीवर इज अ हार्ड वर्किंग एनिमल, है ना, बीवर क्या है? एनिमल है, सीधी सी बात है, एनिमल है तो क्या लगा दो? विच लगा दो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर क्या कहता है अगला क्वेश्चन? क्या कह रहा है? डॉक्टर शर्मा कॉन्क्लूड्स हिज स्पीच। डॉक्टर शर्मा concludes his speech stressing on Buddha's teaching of the importance of charity। यानी डॉक्टर शर्मा ने अपनी जो स्पीच है उसको कंक्लूड कर दिया है ना। तो कंक्लूडेड हिज स्पीच, कंक्लूड के साथ क्या आ जाता है बेटा? बाई आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीना बोरोड पेंसिल फ्रॉम सुनीता। ए द एन आर्टिकल फिल करा रहा है ना, इससे आसान क्या हो सकता है? ए एन द ही तो फिल करना है। तो पेंसिल से पहले क्या लगाओगे भाई? पेंसिल कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, यानी कहने मतलब इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव बीन वेटिंग, ये लो, इससे आसान क्या हो सकता है? आई हैव बीन वेटिंग ओवर हाफ एन आवर। क्या लगाओगे? जल्दी बताओ क्या लगाया आप लोगों ने इसके अंदर? वेटिंग। वेटिंग के साथ जो फ्रेज एज अ फ्रेज क्या यूज करते हैं हम लोग? यूज करते हैं वेटिंग फॉर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। सॉरी, आई हैव बीन वेटिंग, हाँ यहां पर ऑप्शन नंबर डी। 47 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। 48 में आओ, द डिजीज लेफ्ट हिम टू यंग चिल्ड्रन, है ना, जो डिजीज था उसके पीछे उसने अपने पीछे कितने बच्चे छोड़े? 2 यंग चिल्ड्रन छोड़ दिए। ठीक है, कहां छोड़े होंगे बेटा? भाई वो तो चला गया डिजीज, तो जब डिजीज चला गया तो कहां छोड़ा होगा? बिहाइंड, यानी पीछे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड। डिस्पोज के साथ क्या आता है? ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? ऑफ का यूज कर लिया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपका बचता है। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन थे आसानी, है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, आसान आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए थे। अब आप लोगों ने कितना उसको अटेम्प्ट किया ये तो आप ही लोग जानते हैं, बाकी आपको पता चल ही गया होगा, है ना, क्या स्कोर आपका आने वाला है। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, है ना, तुम्हें अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर करने के लिए। यू हैव एन एंट्री पास, जब तक तुम्हारे पास एंट्री पास नहीं होगा, यानी जब तक कि नहीं, क्या लगना चाहिए बोलो जल्दी? व्हेन, बट, इफ, कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आएगा बेटा? सीधा सीधा लॉजिक है, नेगेटिव साइन जनरेट कर रहा है, आंसर क्या बनेगा बेटा? अनलेस। ठीक है, तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस ऑफ योर जीएटी क्वेश्चन पेपर ऑफ मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने सीखी इन क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस को अपने पास आप नोट डाउन रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जितने मैक्सिमम हो सके क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, है ना, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। तो क्वेश्चंस करिए, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाकी फिर मिलेंगे, है ना। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, जय हिंद, मैं देवेश सर। और बच्चा हम लोग यहाँ पे दून डिफेंस एकेडमी में आज मॉक टेस्ट 4 सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेटा 26 तारीख को हुआ था, 26/8 को हुआ था बेटा। और यहाँ पे टेस्ट जो चल रहे हैं आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है सारे। इनके पेपर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम एग्जाम बेस्ड है, एकदम बेटा। ये मान के चलिए आप कि अगर आप इन सवालों को सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बेटा। अभी हम साइंस वाला पार्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे पार्ट बी में है साइंस वाला पार्ट बेटे। सवाल देखो 51 सवाल में बच्चों यहाँ पे बोला क्या गया है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के फोकस पे रखा है। ऑप्टिक्स से बच्चों मिरर की प्रॉपर्टी का सवाल बहुत आता है, चाहे मिरर से आए बेटा, लेंस से आए, मिरर कैसा भी हो सकता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। ओके, तो यहाँ पे सवाल दे रखा है बेटा हमारा कॉन्केव मिरर से। बोला गया है भाई कि कॉन्केव मिरर में
एक वस्तु फोकस पे रखी है तो इमेज कहाँ बनता है, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड एट इनफिनाइट। ओके, तो यहां पे बेटा हमारा क्या आंसर आएगा, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड एंड इनफिनाइट, ये आएगा डी ऑप्शन बेटा आपका। अच्छा तो बेटा आगे चलिएगा, इसके बाद में 52 वाले सवाल पे पहुंचिए बेटा आप लोग, और ध्यान से पढ़ोगे जैसे क्या लिखा है। यहां बोला गया कि दो लेंस बेटा है, उनकी फोकल लेंथ हमें गिवन बेटा, एक का बेटा f1 4 का है और f2 बेटा 8 का है, और दूरी है लेंस के बीच की वो है बेटा 4 सेंटीमीटर। दो लेंस है बेटा वो ऐसे, और ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, है ना। तो हमें बताना है इस कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। प्यारे बच्चों यहां पे लेंस कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक का सवाल है ये, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 माइनस में df1 f2 अपॉन में। अच्छा बेटा अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, 1/f = 1/4 + 1/8 माइनस में d अपॉन में f1 f2, तो यहाँ कट जाएगा पूरा ये। अच्छा तो यहाँ से हमारा बचेगा 1/4, तो यहाँ से f कितना आ गया बेटा आपका, यहाँ से f आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, तो 52 जो सवाल है लेंस कॉम्बिनेशन का है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ऑप्टिक्स के सेगमेंट के सवाल एग्जाम में आपके पक्का आएंगे बेटा। यहाँ चलिए 53, ये बोला गया है भाई कि साउंड मूव विद हायर वेलोसिटी। साउंड जो बेटा है वो हाई वेलोसिटी से कब मूव करेगी, साउंड वेव्स तेज मूव करेंगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन फॉलो करोगे आप लोग। बेटा ध्यान से सुनना, सवाल नंबर 53 है बेटा। देखिए यहां पे क्या क्या बोला गया है कि पहला है कि हाँ पहले तो आप देखो साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई। साउंड की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बेटा है v = √γ_p/ρ। ये जो फॉर्मूला है बेटा लैप्लास साहब ने दिया था, इसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन। यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर बढ़ाने पर साउंड की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मीडियम का प्रेशर बढ़ाने पे साउंड की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेंसिटी बदलने पर साउंड की स्पीड बदलती है। जैसे बच्चा हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, अब यहां पे अगर एयर में जो डेंसिटी है बेटा ये वेरी कर जाए तो साउंड की स्पीड बदल जाएगी। जैसे बेटा नमी युक्त वायु हो और बेटा एक हमारे ड्राई एयर हो, शुष्क वायु हो, इनमें से मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर के कंपेयर में, तो मॉइस्ट एयर में साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। राइट, तो यानी कि बेटा हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है बेटा। ये आगे चल के फॉर्मूला बनता है v = γ/r/T/M। ये फॉर्मूला के हिसाब से जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम के टेम्परेचर पे वेरी करती है और मीडियम के मॉलिक्यूलर मास पे वेरी करती है। राइट बच्चे, तो यहां से हमारे बी और सी दोनों ऑप्शन जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा बेटा सही होगा। आगे बढ़िए बेटा 54 नंबर सवाल पे। 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पहुंचिए आगे। 54 सवाल जो है फिजिक्स का सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल बेस है, रीजनिंग बेस है और कॉन्सेप्चुअल बेस है बेटा। आइए देखिए 54 में क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक आदमी को घर बनाने के लिए ये बोला गया है कि वो दीवार में जो है ना सॉलिड ब्रिक्स की बजाय हॉलो ब्रिक्स यूज करें। हॉलो ब्रिक्स में क्या होगा बेटा कि एयर भर जाएगी, एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो बेटा कमरे के अंदर वाली हवा को ना तो बाहर आने देगी और ना बेटा बाहर से जो हवा है उसकी हीट है ना बेटा उसको अंदर आने देगी। सुनो बेटा, तो अगर गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों बेटा अगर हवा अंदर ठंडी है, बाहर बेटा है ज़्यादा टेम्परेचर, तो बाहर से हीट हमारे घर में घुस नहीं पाएगी। और ठंडी बेटा क्या होगा, ठंडी में हमारे जो घर में एयर कंटेंट होगी वो गर्म होगी सराउंडिंग के कंपेयर में, तो हमारे घर से हीट सराउंडिंग में नहीं जा पाएगी, है ना। तो ये हमारे क्या करेगा, हॉलो ब्रिक्स घर को गर्मी में बेटा ठंडा बनाए रखेगा और ठंडी में बेटा गर्म बनाए रखेगा। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, गर्मियों में अंदर से ठंडा, सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। बी ऑप्शन आपको सही है बेटा। 55 पहुंचे बच्चा, आइए 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि
बोला गया बेटा कि अगर फ्लोटिंग बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, फ्लोटिंग बॉडीज अगर बेटा इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हो, तब बेटा बॉडी इक्विलिब्रियम में तैरेगी, नहीं तो बेटा बॉडी गिर जाएगी। तो इसका बेटा हमारा ऑप्शन ये है 55 का ए। 55 का ए बेटा ऑप्शन हो गया अपना। अब आइए बेटा 56 पर। 56 में बेटा देखिएगा आपको बोला गया है कि इनमें से 56 पे चलिए बेटा आप लोग, यहां बोला गया है कि कौन से जो ये रेज हैं या पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि जिन पे चार्ज होगा, राइट, वही पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे, उन पे फोर्स लगेगा बेटा, राइट। तो यहां पहुंचिए बच्चे, देखिए 56 में बेटा क्या बोला गया है कि हमारे पास कौन कौन से बेटा ऑप्शंस हैं, एक्स रेज, गामा रेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड न्यूट्रल्स, राइट। तो इन पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज थ्री आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, कैथोड रेज आर द नेगेटिवली चार्ज रेज, नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स, राइट। तो बेटा कैथोड रेज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, राइट। तो यहां बेटा हमारा है सी ऑप्शन। बच्चों आइएगा 57 नंबर सवाल, ये बोल रहा है कि बेटा सोप बबल इन व्हाइट लाइट, सोप बबल व्हाइट लाइट में चमकता क्यों है भाई? आपने देखा होगा बेटा अगर साबुन का झाग कहीं पर जमा हो जाए तो वो चमकता है लाइट पड़ने पर, उसकी वजह होती है लाइट का इंटरफेरेंस, समझ रहे हो बेटा। तो इसका आंसर हमारे पास है लाइट का इंटरफेरेंस। 58 यहां पहुंची बेटा, 58 में क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस काम आता है? ट्रांसफार्मर बेटा ध्यान से सुनना, ट्रांसफार्मर पहली बात अल्टरनेटिंग करंट में काम आता है, और ये अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज करने के काम आता है। एसी को डीसी में या डीसी को एसी में नहीं बदलता है, ये एसी वोल्टेज की वैल्यू को कम ज़्यादा करता है। एसी को डीसी में, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए बेटा हम लगाते हैं रेक्टिफायर, ओके। तो यहाँ बच्चे हमारे इसका क्या आंसर है 58। ट्रांसफार्मर से सवाल आएगा कि ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। तो बेटा ये क्या करता है, एसी वोल्टेज पे काम करता है बस, ओनली एट द एसी वोल्टेज। कॉपर प्लेट हैज अ होल इन इट व्हेन द प्लेट इज हीटेड, अगर एक प्लेट है बेटा और उस पर होल है कोई, आप उसे गर्म करोगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, उसमें होल का आकार बढ़ेगा, होल का बेटा आकार बढ़ेगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। 60 आइए बच्चा, 60 में क्या बोला जाए यहाँ पे हमारे पास, आइए देखिए 60 नंबर सवाल बेटा, ये सवाल सही है भाई, ये सवाल थोड़ा सा डीप है लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखिए यहां पे हमें बोला गया है बेटा कि बामर सीरीज में, जो बामर सीरीज लिमिट, मतलब बेटा जो बामर सीरीज में कुछ आपको बेटा गिवन वेवलेंथ, और पास्टन सीरीज में हमें निकालना है वेवलेंथ बेटा। लिमिट लग गया मतलब कि हमें बेटा यहां पे फॉर्मूला ध्यान से सुनना, जो था रिडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r टाइम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जब बेटा लिमिट की बात करते हैं हम लोग, तो यानी कि n2 का वैल्यू होता है बेटा इनफाइनाइट। ध्यान देना बेटा, लिमिट वाले केस में n2 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, और बामर सीरीज के लिए बेटा, बामर सीरीज के लिए n1 होता है 2, और बेटा पास्टन के लिए जो है n1 होता है बेटा हमारा 3। अच्छा बेटे, तो यहां पे आइए, अब हम पहले ही से करते हैं बेटा बामर सीरीज के लिए। बामर सीरीज जब करेंगे इसको बेटा तो ये बनेगा r, तो r रहेगा बेटा n1, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ आएगा बेटा इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से बेटा r का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से r का वैल्यू हमारा मिलेगा हमको 4/λ, राइट। अब बेटा इस r की वैल्यू को हम लोग जब पास्टन सीरीज का लगाएंगे फॉर्मूला तो वहां यूज कर लेंगे। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, अब पास्टन के लिए बेटा क्या करेंगे, फॉर पास्टन सीरीज 1/λ पास्टन इज इक्वल टू r टाइम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 0। और यहाँ पे r का कितना वैल्यू बेटा है, r का वैल्यू है 4/λ ऑफ द पास्टन सीरीज, 4/λ ऑफ द पास्टन सीरीज, तो ये 1/9। यहाँ बेटा वैल्यूज डालिए आप लोग, चलिए पास्टन सीरीज का जो लेमडा बेटा है वो है 4/9
6400 मल्टीप्लाइड में 1/9, बेटा इसे काटिएगा, यहाँ आएगा 16, ये 16 9 जा 144 है ना, यहाँ पे 1 चला लेमडा बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा ये वाला आंसर इजी मैच कर जाएगा। 60 वाले का बेटा बी पार्ट हमारा इजी मैच करेगा। ये सवाल रिडबर्ग फॉर्मूला पर बेस्ड है, ध्यान देना बेटा। 61 पहुंचिए आप लोग बेटा आगे। 61 देखिए बेटे, 61 में क्या बोला गया है कि एक प्लेट में बेटा 1200 होल्स हैं और उस प्लेट को बेटा हम कर रहे हैं रोटेट 720 साइकिल पर मिनट से। जो है फ्रीक्वेंसी है वो है 720 साइकिल्स पर मिनट। प्यारे बच्चों इसको हम पहले बदलेंगे 720 साइकिल पर सेकंड में, तो ये आएगा 720 इंटू में बेटा, यहाँ तो साइकिल रहेगा खैर, अब ये आ गया पर सेकंड में, तो यहाँ 60 से बेटा हमें इसे भाग करना पड़ेगा, राइट। तो ये बनेगा बेटा आपका कितना 12 है ना भाई, ये आ गया 12 साइकिल पर सेकंड। लेकिन क्या है कि बेटा इसमें इस प्लेट में 1200 होल्स है बेटा, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1200 से बेटा, तो 12 इंटू 1200 होल्स है ना। तो क्या आंसर आएगा बच्चा, ये आंसर हमारा निकलेगा डी वाला 61, क्योंकि 12 12 जा 144 हो जाएगा बेटे है ना। तो 61 का हमारा डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, 61 का बेटा हमारा डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए बढ़िया है। अब बच्चों आगे बढ़िए, यहां पे वहां पूछना है आपको सवाल नंबर 62। ये सवाल बेटा वेव ऑप्टिक्स का आ गया है, 62 सवाल वेव ऑप्टिक्स का बेटा है। यहां पे वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सवाल बन सकते हैं, तो इसीलिए सवाल दिया गया है बेटा। देखिए यहां पर क्या मेरा मामला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ये है स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर, तो इसको हमने चेंज कर लिया बेटा पहले मीटर में। दूसरा बात क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन कैपिटल डी ये है 1.4 मीटर का बेटा। हमें थर्ड फ्रिंज की डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से 0.9 सेंटीमीटर बेटा, तो हमने इसको कर लिया बेटा मीटर में। हमने सारी वैल्यूज को मीटर में हमें निकालना है वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ यहां निकालना है बेटा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला होता है yn = ND लेमडा बाई डी। सुनो बच्चा, हमें निकालना है थर्ड फ्रिंज की पोजीशन, तो यहां पे आएगा 3D लेमडा बाई डी। सारी वैल्यूज आपको पता है बेटा, यहां पे सारी वैल्यू पता है आपको बेटे। तो y3 कितना है भाई, आइए बेटे, y3 जो है बेटा ये हमें यहां पे कितना गिवन है, y3 है हमारा 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 10 की पावर -2 बन गया बेटा। d का वैल्यू है 1.4 और 3 भी रहेगा बेटा पहले, 3 इंटू 1.4 लेमडा हमें निकालना है और d का वैल्यू बेटा दे रखा है 0.28 10 की पावर -3। अब इस पूरे को हम बेटा आराम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा सी वाला बेटा, हमारा आंसर आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये सवाल YDSE का है। यहां हमें बेटा ब्राइट फ्रिंज की जनरल पोजीशन का फॉर्मूला आना चाहिए, yn = ND लेमडा बाई डी, राइट। और फ्रिंज विड्थ YDSE में फ्रिंज विड्थ भी बनता है बीटा = D लेमडा बाई डी, ये थोड़ा बेटा एक्स्ट्रा है, बीटा = D लेमडा बाई डी। यहां सवाल बनता है कि बेटा अगर हम यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को पानी में डाल दें तो फ्रिंज विड्थ घटेगी या बढ़ेगी, पानी में लाइट की वेवलेंथ घट जाएगी तो फ्रिंज विड्थ बेटा हमारी घट जाएगी। अब 63 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 63 देखिएगा बेटा, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल आ गया। यहां बेटा ये एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, पूछा गया हमसे टेंशन, हमसे पूछा गया है बेटा T1 का वैल्यू है ना भाई, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे T1 का वैल्यू। तो जरा बताओ भाई, ये जो T1 वाला टेंशन है बेटा किन ब्लॉक्स को आगे खींच रहा है, 3 kg को और 5 kg को। तो ये बन जाएगा बेटा 3 kg + 5 kg इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर बच्चों 3 + 5 हो गया बेटा हमारा 8 और a होता है फोर्स में मास, टोटल मास। तो बेटा कितना फोर्स है यहाँ बेटा, फोर्स 10 का है। मास कितना आएगा टोटल बेटा, हमारा मास आएगा 2 3 5 5 10, तो कट जाएगा बेटा। T1 का आंसर आपका आएगा 8 न्यूटन। शाबाश बच्चों। देखिए बहुत
ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते आपके एग्जाम में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो और थोड़ा बेटा आपका मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग हो, बस आप आराम से पास हो, टेंशन नहीं लेना बेटा। यहाँ पे आइए 64 चलिए बेटा, 64 नंबर सवाल बोला गया है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब बेटा होता है कि कोई परपेंडिकुलर प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इट इज अ वर्टिकल प्लेन। 64 का सी हो गया बेटा आपका। 65 आइए बेटा, एजेंशियल हीट फॉर इंक्रीजिंग, किसी बॉडी का यूनिट मास चाहे 1 kg हो या 1 ग्राम हो, उसका 1 सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है, तो जो हीट लगती है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सुन रहे हो बेटा, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। 64 के बाद में पहुंचे बेटा 65, 66। ये ग्राफ देखना बेटा, 66 में ग्राफ देखिए ध्यान से, ये ग्राफ है I और V का। तो इस ग्राफ की स्लोप से बेटा हमको मिलेगा I/V जो बनेगा 1/ रेजिस्टेंस। तो बोल रहे हैं भाई रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बेटा होता है, ये होता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस जो है वो लेंथ के हिसाब से कैसे वेरी करेगा, रेजिस्टेंस तो लेंथ बढ़ाने पे बढ़ता है, तो कंडक्टेंस लेंथ बढ़ाने पे घटेगा। यानी कि जो बेटा स्लोप है, क्या बोला जा रहा है बेटा, यहां पे स्लोप लेस होगा इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज। यानी कि अगर वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो स्लोप लेस होगी, यानी कि कंडक्टेंस लेस होगी। यस बेटा, कंडक्टेंस मींस चालकता, तार की लंबाई बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों चालकता कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन यहां पर सही जा रहा है बच्चे। और आगे बढ़िएगा बेटे, 67 देखिए 67 सवाल क्या है। ये सवाल हमने क्लास में बहुत बार कराया बेटा आपको, कि अगर एक नाव में कुछ स्टील की बॉल लेके जा रहे हो बेटा, नदी में नाव तैर रही है, नदी में है या तालाब में है, पानी में है, टैंक में, कहीं भी। प्यारे बच्चों, अगर हम उन बॉल्स को पानी में डालें तो वाटर लेवल डिक्रीज करता है। सेम टू सेम बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि एक आइस के अंदर कोई कांच का टुकड़ा फ्रीज है, अब बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर लेवल तब भी डिक्रीज होगा। ओके, अगर आइस एकदम प्योर है तब आइस के पिघलने पर वाटर लेवल सेम रहता है प्यारे बच्चों। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा कि वाटर लेवल विल फॉल, गिर जाएगा बेटा। 68 आइए बच्चे, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वॉट। यहां बेटा पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। हमें पावर दे रखा है 20 वॉट का और वर्क दे रखा है बेटा 520 जूल का। हमें टाइम निकालना है प्यारे बच्चों। तो इसे काटिए, यहां से कट गया बेटा, ये टी कितना आएगा बताओ, टी आएगा बेटा हमारा 26 सेकंड का, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी मैच करेगा बेटा, 26 सेकंड। 26 सेकंड का टाइम लगेगा बेटा 20 वॉट की पावर से 520 जूल काम करने में, राइट। तो बेटे देखिए सवाल सारे के सारे मस्त हैं, अच्छे सवाल हैं, आपको करना है बस। 69 आइए बेटा, 69 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम अ मैंगो ट्री। जब एक आम या एप्पल, जिसकी बात हमारे न्यूटन साहब ने किया था कि जब एप्पल गिरा था तभी तो ग्रेविटी की खोज हुई थी। तो जब बेटा एप्पल गिरता है तो क्या केवल पृथ्वी ही एप्पल को करती है अट्रैक्ट, या एप्पल भी करता है अट्रैक्ट पृथ्वी को? दोनों एक दूसरे को बेटा बराबर फोर्स से, जितने फोर्स से मैंगो को पृथ्वी अट्रैक्ट करेगी उतने ही फोर्स से मैंगो भी पृथ्वी को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैंगो नीचे गिरता है, पृथ्वी ऊपर नहीं पहुंचती है, क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको एक्सेलरेशन कम मिलेगा, राइट। तो बेटा लेकिन दोनों सेम फोर्स लगाते हैं, जितना फोर्स लगाएगा मैंगो पृथ्वी पर उतना ही फोर्स पृथ्वी भी लगाएगी मैंगो पर। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है बच्चा, अब आइएगा 66, इस वाले का आंसर बेटा पहले मैच कर लेते हैं। आइएगा, इस सवाल का आंसर ओनली बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। 70 नंबर सवाल देखिए बेटा, यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल है कुछ, ये न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिए बेटा आप लोग, अच्छा सवाल है, लग रहा है थोड़ा सा करना पड़ेगा बेटा हमें। यहाँ में वी दे रखा है 150 वोल्ट का, ये बेटा 50 ओम का रेजिस्टेंस है, 25 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ बोला गया है कि दोनों में हमें करंट निकालना है, हमें I1 और I2 का वैल्यू पता करना है। प्यारे बच्चों
करंट क्या करती है, V अपॉन आर। करंट रेजिस्टेंस के उल्टा होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम जाएगी, यानी कि इसको हम अगर I मान दें तो यहां पे जाएगा 2I करंट, और ये हमारा यहाँ पे लॉजिक है बेटे। अब सबसे पहले हमारा काम तो ये होगा कि हम बेटा पता करेंगे कि यहां से कितना करंट निकलेगा। कैपिटल I की वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे बेटा। तो ये तो V अपॉन में R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे बेटा पैरेलल ऑर्डर से 1/50 प्लस 1/25, यहाँ एलसीएम 50 आ गया बच्चा, तो 1 + 2, तो यहाँ से हमारा आरपी आ गया भाई 50/3। यहाँ पे आइए पुट करते बेटा वैल्यूज, 150 हो गया, 50/3 जाएगा बेटा ऊपर, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर का करंट बैटरी से निकलेगा। अब हमें इस करंट को दो भाग में ऐसे बांटना है बेटा कि 50 वाले में अगर I करंट जाएगी तो 25 वाले में 2I जाएगी, है ना भाई। तो यानी कि अगर हम ये ले लें 3 और 6, तो 50 वाले में 3 आएगी बेटा, 25 वाले में 6 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, लॉजिक है। तो इनको सम कितना आ गया, इनका सम बेटा 9 आ जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा, 70 का पहला ऑप्शन बेटा। अब चलिए बेटा आइएगा 71 नंबर सवाल को ध्यान दो बच्चों। क्या बोला गया कि एक मैन है, एक आदमी है जिसका अर्थ की सरफेस पे 36 न्यूटन का वेट है, और तो बोला कितनी हाइट पे उसका वेट बचेगा 9 न्यूटन। समझ रहे हो भाई, 9 न्यूटन उसका वेट बचेगा, यानी कि कितना होगा ये पहले वाले वेट का, पहले वाले वेट का 1/4 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि ग्रेविटी वहां पे कितना बची, G डैश आ गया हमारा बेटा G/4, जितना ग्रेविटी घटेगा उतना ही प्यारे बच्चों वेट कम पड़ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, हम इसकी जगह पे लिखेंगे फॉर्मूला GRE अपॉन में RE + H का होल स्क्वायर, ये G/4 के इक्वल है बेटा। यहाँ से G से G काटिएगा तो RE अपॉन में RE + H आएगा 1/2 के इक्वल, स्क्वायर था हमने वहां से भेज दिया बेटा, तो ये आएगा 2RE बराबर RE + H, तो H का वैल्यू आएगा बेटा RE के इक्वल। यहां से हमारा ऑप्शन बी मैच कर जाएगा बेटा। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से प्यारे बच्चों हम बोल रहे हैं आपसे, सवाल पक्का आएगा, ध्यान देना आप। मतलब ग्रेविटी के वेरिएशन पे, चाहे बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाओ या बच्चों बॉडी को अर्थ के सरफेस से आप नीचे लेकर के आओ। अच्छा, तो या बेटा अर्थ के रोटेशन से, इसके वेलोसिटी से, सैटेलाइट से पक्का सवाल आना है। चलिए बेटा ये देखिए 72 नंबर सवाल देखिए बेटे, ऑन एडिंग स्लाइटली लेस सॉल्युबल इंप्योरिटीज इन वाटर सरफेस टेंशन घटेगा बेटा। साबुन, मतलब बोला सवाल ये बोला जा रहा है कि अगर हम वाटर में इंप्योरिटी ऐड करें, अगर लेस सॉल्युबल इंप्योरिटी हो, जैसे साबुन ऐड कर दिया बेटा आपने, तो साबुन क्या करता है, पानी के सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। अगर यहीं पे बेटा हम हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटीज मिला दें तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। बच्चों 72 के बाद में पूछेगा आप 73 देखिए बेटा क्या है, 73 नंबर सवाल बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई। तो ये सवाल आप देखिए बच्चों, बोला गया कि बेटा गैल्वेनोमीटर, और बात है अमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलोगे। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दें तो वो अमीटर की तरह काम करता है। अगर सीरीज में आपने लगा दिया हाई रेजिस्टेंस, तब वो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। यहाँ पढ़ते हैं ऑप्शन, अमीटर इज अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यही पहला ऑप्शन ही आपको सही पड़ गया बेटा। देखिए ऑप्शन पढ़िए, दिमाग लगाइए, सवाल करिए बेटा। 74 आइए बच्चा। 74 में क्या बोला गया है भाई कि व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो यहां बेटा कौन सी उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, जो बदलेगी नहीं, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने पर बदलती नहीं है, बाकी इंटेंसिटी, फेज, है ना, बदल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। 75 बेटा, इनमें से डिटेक्शन फॉर थर्मल रेडिएशन, तो ये बेटा इसका आंसर थर्मोपाइल।
थर्मल रेडिएशन को पहचानने के लिए थर्मोपाइल यूज करते हैं बेटा। 76, आइए बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेरियस ओर्स। सवाल को पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। पहला क्या बोला गया है, बोरेक्स इज एन ओर ऑफ सोडियम। यस, बोरेक्स इज Na2B4O7.10H2। यहां हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो ये बेटा ओर है सोडियम का। हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन चेक करना है। डोलोमाइट, डोलोमाइट बेटा ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का ओर है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3.MgCO3 बेटा। ये एल्यूमिनियम का ओर नहीं है ना। डोलोमाइट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एल्यूमिनियम का ओर नहीं है। तो ये बात तो भाई सही है, तो ये बेटा गलत हो गया। तो बी वाला भी हमारा ऑप्शन हमारे सवाल के हिसाब से सही जा रहा है बेटा। सी वाला क्या बेटा है कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ये है, सही है बेटा। तो ये हमें यहाँ पे गलत छांटना है, तो ये वाला बेटा गलत लिखा हुआ है। और डी वाला भी बेटा गलत लिखा है कि फ्लोरस्पार इज एन ओर ऑफ पोटेशियम। फ्लोरस्पार का बेटा सूत्र होता है CaF2। इसमें से कैल्शियम कहाँ से, पोटेशियम बेटा कहाँ कर पाओगे एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ हमारे पास बी और डी दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं बेटे। 77 आइएगा। 77 में बेटा सवाल को बड़ी ध्यान से, क्या बोला जा रहा है भाई कि इनमें से मैक्सिमम कोवैलेंट करेक्टर कौन शो करेगा बेटा। तो मैक्सिमम कोवैलेंट करेक्टर डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेटा। इनमें से एल्यूमिनियम की यहाँ बेटा होगी +3, Mg की आएगी बेटा +2, Fe की +2 आएगी बेटा, Sn की +2 आएगी। तो एल्यूमिनियम यहाँ जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो एल्यूमिनियम का कोवैलेंट करेक्टर यानी कि AlCl3 का कोवैलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इसको हम बेटा डील करते हैं फेजान रूल से। तो बच्चों ये हो गया अपना 77 हो गया भाई। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। 77 के बाद में 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर केमिकल चेंज। खाना बनाना क्या होता है भाई, खाना का बन गया तो दोबारा उसको आप उसी पहले वाली अवस्था में नहीं ला पाओगे। तो इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। और भोजन का पाचन भी बेटा केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन भी बेटा केमिकल चेंज है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, वाटर हीटर फिजिकल चेंज। These two are physical change and these two are chemical change। ठीक है बच्चों, अब आइए 79 पे। 79 देखिए बेटा, 79 यहाँ बेटा हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा होता है कि जहां पे हीट एमिट हो, बेटा हीट बाहर निकले। अब आइए देखते हैं, ये तीनों रिएक्शंस बेटा हो रहे हैं कंबाइंड। कंबाइंड होकर क्या बन रहा है, CO2 MgO, ये बन गया CuSO4.5H2। प्यारे बच्चों यहाँ पे तीनों रिएक्शंस हैं कॉम्बिनेशन वाली, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट हमेशा निकलती है। तो बेटा इन सभी में हीट निकलेगी बाहर। 80 नंबर सवाल देखिए बच्चों, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स। बेल्स क्या करती हैं, बजाने पर सोनरस साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है बेटा। तो इसकी प्रॉपर्टी है सोनरस। 81, इनमें से हमें बेटा मेटल्स को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाई गई है बेटे। यहाँ पे डी ऑप्शन में जाओगे आप, सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन, ये है मेटल्स की रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। बच्चे आगे बढ़िए। 82 बेटा क्या बोला गया सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। वाटर की परमानेंट हार्डनेस यूज करने के लिए बेटा हम लगाते हैं जियोलाइट मेथड। और जियोलाइट का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए, Na2Si2O8.X2 सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। ठीक है भाई, तो ये बेटा जो फॉर्मूला है जो होता है जियोलाइट का, ये बेटा आपको आना चाहिए, बहुत बेटा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। फिर विच ऑफ दिस केमिकल यूज टू डिजॉल्व सोप मेक ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए बेटा हम इथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं प्यारे बच्चों। 83 में हो गया हमारा बी ऑप्शन। अब बेटा आइएगा 85, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल
इज प्रेजेंट इन कोल। बेटा कोल में जो है सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी। ओके, तो सारे के सारे मिनरल्स बेटा होते हैं प्रोजेक्ट। 85 तारपीन ऑयल पेंट्स में क्यों डालते हैं बेटा? पेंट्स में तारपीन ऑयल डालने से बेटा पेंट थिन हो जाती है, तो इजीली एक्सपैंड करती है ना भाई। तो इसका सरफेस टेंशन यहाँ बेटा हम लोग कम कर लेते हैं। 86 सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्तेजक, उत्प्रेरक। ये क्या करते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। तो बच्चों 87 आइए बेटा, 87 में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए बच्चा। इनमें से कौन सी HCl के साथ पे रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? यानी कि कौन सी मेटल है जो HCl से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस ना दे? तो वो है बेटा हमारा नोबल मेटल्स, चांदी, सोना, है ना। तो यहाँ बेटा हमारा ऑप्शन आएगा चांदी, सिल्वर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करा दिए हैं। जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और ये सारे क्वेश्चंस के टाइप्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, यही आपके एग्जाम में बेटा आएंगे सवाल, सेम टू सेम इसी लेवल के सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो बेटा आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, शुभकामनाएं आपको बेटा। I am Tarannum Khan, faculty of Doon Defence Academy. Here is the solution of mock test 4. First question is chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria are associated with. क्लोरोफिल के लिए पूछा है और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में ना तो प्लास्टिड होती है, ना न्यूक्लियोटाइड, ना क्रोमोसोम। सो आंसर विल बी बी, मेम्ब्रेनस वेसिकल। मेम्ब्रेन ही फोल्ड हुई रहती है जो कि रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है और फोटोसिंथेसिस का भी। सेकेंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि कौन से एनिमल में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज स्कोलिडन, जो कि एक फिश है जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सेकेंड इज सैलमेंडर, जो कि एक रेप्टाइल है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। थर्ड इज पिजन बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट। फोर्थ इज ह्यूमन बीइंग, 4 चैम्बर्ड हार्ट। सो आंसर विल बी बी, सैलमेंडर। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन ब्लॉक्स। अब एंटीबायोटिक क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि पेंसिलिन। पेंसिलिन और कोई भी एंटीबायोटिक क्या करती है, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करती है बैक्टीरिया के। तो आंसर विल बी ए, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? प्लांट में 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। एक तो फ्लोएम है, दूसरा जाइलम। फ्लोएम काम करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और जाइलम काम करता है वाटर, मिनरल और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है। सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। आंसर विल बी बी, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मीन्स जो भी फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया है, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में जो फूड प्रिपेयर करता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन which is secreted into the blood and which control the rate of heartbeat is. अब हार्टबीट कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? हार्टबीट कंट्रोल करता है जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रेनलिन, वो हार्टबीट को कंट्रोल करता है। रेस्ट सेकेंड थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है थायराइड फंक्शन को, इंसुलिन कंट्रोल करता है ग्लूकोज के फंक्शन को, और टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है। Next is the only artery which carry deoxygenated blood is. Artery generally
प्योर ब्लड कंटेन करती है, कैरी करती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मगर सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा रीनल आर्टरी किडनी से ब्लड कैरी करती है, हेपेटिक लीवर से, कोरोनरी पूरी बॉडी से कंटेन करके हार्ट में ट्रांसफर करती है ब्लड को। So answer will be B here. Next question is, a student was doing an experiment on increasing the cell division among plants. अब सेल डिवीज़न इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल? ये सारे ही प्लांट के हार्मोन हैं। फर्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, जो कि सेल सीड के डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सीड प्रॉपर अपने कंडीशन पे ही ग्रो करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन मेल हार्मोन के लिए भी होता है और लेंथ को इलोंगेट करता है, साइज को इलोंगेट करने का काम करता है। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रॉपर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सो आंसर विल बी सी हियर। और लास्ट ऑक्सिन बेंटिंग का काम करता है, यानी कि जहाँ से भी सनरेज आ रही होंगी उस तरफ प्लांट को मोड़ने का काम ऑक्सिन हार्मोन करता है। Next question is, there are specific region of plant body that remain in the state of division. What are they? मतलब कि प्लांट में ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं, ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। सो हमेशा डिवाइड करने वाले सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक। सो आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इन्फेक्शन डिजीज फ्रॉम द लिस्ट बिलो। 4 डिजीज यहाँ पे दिए हैं। पहला है कैंसर, सेकंड है इन्फ्लुएंजा, थर्ड है एलर्जी, फोर्थ इज स्मॉल पॉक्स। सो कैंसर और एलर्जी ऐसी डिजीज नहीं है जो कि एक दूसरे को इन्फेक्शन के थ्रू लगे, यानी कि कॉन्टेजियस नहीं है। सो आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में कौन सी ऑर्गेनेलीज या कौन सा पार्ट प्रेजेंट नहीं होता? पहला है फ्री राइबोसोम, प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी प्रेजेंट होता है। थर्ड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। लास्ट इज सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सो आंसर विल बी डी हियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए? सो कैल्शियम इज द ओनली एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कैल्शियम की हेल्प से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। Next is, damage to the apical meristem of a growth young plant will affect the। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या करती है? प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या मेरिस्टेमेटिक सेल है वो हमेशा डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एपिकल प्लांट के टिप पार्ट पे होता है और प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, ऐसे ही लेटरल गर्थ में प्रेजेंट होता है और प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे पूछा है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, तो एपिकल मेरिस्टेम टॉप पार्ट पे प्रेजेंट है और उसकी लेंथ को बढ़ाता है, तो अगर उस पार्ट को अफेक्ट होगा तो प्लांट की लेंथ को अफेक्ट होगा। सो आंसर विल बी ए हियर, लेंथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। अब क्योंकि जो फूड स्टमक से आ रहा होता है, स्टमक की पीएच होती है अराउंड 1.8, जो कि हमारे बॉडी के रेस्ट पार्ट झेल नहीं पाता, उतना टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको ज़रूरी होता है कि उसका पीएच लेवल कम किया जाए, यानी कि उसका थोड़ा बेसिक लेवल आए अराउंड 7.8। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको उस लेवल पे लाने के लिए बाइल जूस आता है लीवर से और गॉल ब्लैडर से, जो कि उसके लेवल को कम करता है और कंट्रोल करता है। सो आंसर विल बी डी हियर, बाइल जूस। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट 4 की आंसर की लेके आए हैं जीएस की।
अब देख पाएंगे बच्चे क्वेश्चन की स्टार्टिंग 101 से हो रही है, ठीक है। ये फुल लेंथ जो आपका चल रहा है टेस्ट, उसका 4 नंबर की सीरीज है, फुल लेंथ 4 की जीएस की आंसर की है, ठीक है बच्चा। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 पे देखिए, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ये कहना चाह रहा है आपसे कि भारत की संचित निधि से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। तो मतलब भारत की जो आपकी संचित निधि है, उससे जो फंड से जो पैसा वहां से निकलेगा, उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद की अनुमति से ही पैसा यहां से बाहर आता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस नेता ने भाग नहीं लिया। अब देखो, पहली जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें सर तेज बहादुर सप्रू जी गए थे, डॉक्टर अंबेडकर तीनों ही गोलमेज में गए थे, वाई चिंतामणि भी गए थे, लेकिन एम के गांधी, महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, पहली में नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 103 पे आप देखिए एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए, Which of the following act provided for the establishment of the Supreme Court in Calcutta? किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इससे आसान कोई सवाल नहीं मिल सकता आपको, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर क्या होगा बच्चा, किस एक्ट में कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा कलकत्ता में। तो इसमें आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 को चेक करते हैं। 103 आपने देख लिया, क्वेश्चन 104 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन इन 1983। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर नियुक्त किया गया। डेवलपमेंट ईयर है 1983, ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है। ये सरकारिया आयोग बनाया गया था 1983 में, और इस सरकारिया आयोग का मेन काम था इंटर स्टेट रिलेशन को डिफाइन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया कमीशन, 1983 का इसका डेवलपमेंट टाइम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 104 को आप यहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए बच्चा, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पे आके चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं 2 क्वेश्चन आगे कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशंस नेम अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। क्वेश्चन बहुत आसान है, अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने ही अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के सवालों में आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। जैसे शारदा अधिनियम 1929 का है बच्चा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग था, लड़के और लड़कियों की एज कितनी होनी चाहिए शादी के लिए, इसके लिए था ये। नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन का गठन 1927 और डांडी मार्च जो हुआ था 1930। तो आप इसको आराम से क्रम में जमा सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा थर्ड, अगर आप चेक करें तो थर्ड यहाँ पे नंबर 1 पे दिख रहा है, तो आंसर तो ए नंबर हो जाएगा। थर्ड पहला 27 आएगा पहले, फिर आपका 28 आएगा, फिर शारदा 29 और फिर लास्ट में आपका 29 के बाद 1930 आपका डांडी मार्च आएगा। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 106 को आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए बच्चा, क्वेश्चन 107 को चेक करिए। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। वायुमंडल में जो प्रकाश है उसके प्रसार का मेन कारण क्या है, ध्यान रखना है। तो मेन कारण इसमें डस्ट पार्टिकल आएगा, धूल के कणों की वजह से प्रकाश का क्या होता है, यहाँ पे प्रसार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चेक कर लेते हैं फटाफट एक बार। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म इन 1926 एडी।
निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो वो स्टार्टिंग में नहीं था, प्रारंभिक मेंबर वो होगा अंबिका चक्रवर्ती, ये नहीं था। ठीक है भाई, बाकी भगत सिंह, यशपाल और छबीला दास ये तो मौजूद थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है, 108 का आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 109 पे आके देखते हैं बच्चा, एक बार चेक करें क्वेश्चन नंबर 109 को। मैं यहाँ पे 1010 तक आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि फिर आंसर हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना। हाँ जी, ड्रैकेसबर्ग माउंटेन इज सिचुएटेड, ड्रैकेसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो ड्रैकेसबर्ग के बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर 109 में, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साउथ ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र होगा ड्रैकेसबर्ग माउंटेन के। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 110 पे आइए, पिट्सबर्ग इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री एंड इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और वो किस देश में है? तो पिट्सबर्ग आएगा आपका आयरन स्टील के लिए होगा और ये यूएसए में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का 110 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए बच्चा, 111 पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान और निकोबार आइलैंड। चेक करिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट देखिए, इट एंजॉय इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का आनंद लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नीचे वाले पार्ट पे इक्वेटर लग ही रहा है और उसके पास ये है, तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है पॉइंट। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए वॉल्केनो, हाँ बैरन आइलैंड आप सब जानते हो, ये बात भी ठीक है। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए कोरल बेड इज फाउंड, कोरल बेड जैसे कोरल रिफ आइलैंड आपका लक्षद्वीप है, लेकिन कोरल बेड की स्ट्रक्चर अंडमान में देखी जा सकती है। तो तीनों ही पॉइंट ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, 1 2 3 इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाओ, वाई डू वी हैव ए लीप ईयर एवरी 4 ईयर, हमारे पास हर 4 साल में एक लीप वर्ष क्यों होता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है, हर 4 साल में हमारे पास एक लीप ईयर्स क्यों होता है। ठीक है, ओके, इसमें राइट आंसर कर लेते हैं हम। द लेंथ ऑफ ए ईयर इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज, ये कहा गया है कि लंबाई दिनों की पूर्णांक संख्या नहीं है। मतलब साफ साफ बात है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब देखो आपके दिन कैसे पढ़ते हैं, 6 घंटे के हिसाब से है ना भाई, आपको पता है कि 365 डेज और 6 आवर का टाइमिंग होता है पूरे वर्ष का। ठीक है, तो ये 6 घंटे मिलके 4 साल में तो बनाते हैं आपका लीप ईयर, तो एकदम तो नहीं बढ़ता ना वो, तो वो कोई एक पूर्णांक संख्या थोड़ी ना है, वो कंप्लीट थोड़ी ना है, वो 366 डेज का है, लेकिन वो बढ़ता है 6 घंटे के हिसाब से पूरे 4 सालों में। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ये आंसर, द लेंथ ऑफ ईयर इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज, तो 366 डेज का बनेगा। ओके, इन विच कंट्री इज द एक्टिव वॉल्केनो माउंट मेरापी लोकेटेड, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? बहुत फेमस सवाल है भाई, ये सवाल एनडीए एग्जाम में कई दफा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चल के देखिए, इंडोनेशिया का राइट आंसर होगा, माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं एक बार फटाफट। यह देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भगत सिंह, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 114 को आंसर में देखिए, इन 1926 द हैव द एस्टेब्लिश द पंजाब नौजवान भारत सभा एंड बिकेम इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी। क्वेश्चन ये है कि 26 में उन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना मदद की और इसके वो पहले सचिव बने, ये बात सही है। पंजाब नौजवान जो भारत सभा है उसकी स्थापना में उनका हाथ रहा है, ये बात सच है। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला वाला पॉइंट ठीक है। सेकंड है, ही एंड बीके दत्त थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929। बटुकेश्वर दत्त के बारे में आप जानते होंगे, सेंट्रल असेंबली हॉल में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बहरों को सुनाने के लिए आवाज तो करनी पड़ेगी ना बच्चा, अंग्रेजों को मैसेज देने के लिए बम फेंका गया था। एक्चुअल में ये जो बम था ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, सिर्फ इसके अंदर धुआं निकलेगा ये उनको पता था पहले से। ठीक है, तो इस बम को फेंकने मतलब अपना मैसेज कन्वे करना था। ठीक है भाई,
तो राइट आंसर बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। क्वेश्चन 115 को चेक कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट दैट टुक प्लेस इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में घटी निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं तो आपको उसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हवा में आंसर करके आ रहे हैं आप। जैसे आपको पता है कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन 1885 1885 में हुआ। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल का विभाजन 1905 की घटना है और सूरत स्प्लिट जो है सेशन जो है 1907 की घटना है। आप इसे आराम से क्रम में जमा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। तो ये हो गया इसका बी, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप आराम से क्रम में जमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आके चलते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 में आप चेक करिए। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1926। निम्नलिखित में से कौन 1926 में भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे? तो भारत नौजवान सभा के संस्थापक का है तो इसमें आंसर होगा भगत सिंह। राइट आंसर में आप करके आना बच्चा, इसका राइट आंसर है भगत सिंह। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एन एंटी साइक्लोन इज करेक्ट? तो आपको एंटी साइक्लोन के बारे में बताना है कौन सा सही है। प्रति चक्रवात के संबंध में, एंटी साइक्लोन इज ए विंड सिस्टम विद ए हाई प्रेशर सेंटर। अच्छा, आप सब जानते हो कि सेंटर में हाई प्रेशर होगा, प्रेशर हाई और बाहर की ओर प्रेशर लो, तभी तो हवाएं अंदर से और बाहर की ओर जाएंगी ना बच्चा। ठीक है, तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंटी साइक्लोन इज ए विंड सिस्टम विद ए हाई प्रेशर सेंटर, और हमें सही बताना है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका ए, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पे चेक कर लेते हैं। Why the summer monsoon wind blow from southwestern direction in the northern hemisphere? ग्रीष्म मानसून पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा से क्यों चलती हैं? देखो, दक्षिण पश्चिम दिशा से क्यों चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में? अगर मैं वर्ल्ड मैप पे देखूं बच्चा तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। वर्ल्ड मैप पे चेक कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा इंडिया की लोकेशन। अब वो कहना चाह रहा है कि ग्रीष्म मानसून पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा से क्यों चलती हैं? आपको पता है ना, भूमध्य या पैसिफिक ओशन से उठने वाली हवाएं जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगी 23rd हाफ डिग्री ईस्ट के जैसे 23rd हाफ डिग्री के आसपास पहुंचेंगी। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर उन पे असर किसका होगा? कॉइल्स फोर्स का, और वो अपनी दिशा लेफ्ट में और राइट में चेंज करेंगे। याद है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की ओर मुड़ जाएंगी और आपके साउथ में लेफ्ट की ओर। याद है आप लोगों को? तो राइट की ओर मुड़ेगी तो ये कौन सी लोकेशन हो गई? ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या होगा उसकी? साउथ वेस्ट। ठीक तो है कि समर मानसून विंड साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन मूव करेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको अच्छे से पता है कि कॉरियोलिस बल का असर क्या होता है। हमने बताया था आप लोगों को कि जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करेंगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पर कॉरियोलिस बल के प्रभाव से हवाओं की जो स्थिति है, खास तौर से कौन सी है? वेस्टलीज। उन हवाओं की स्थिति में जो हवाएं वो कहां मुड़ जाएंगी? अपने राइट हाथ की ओर मूव करेंगी। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कॉरियोलिस बल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस। इसी की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 118 का डी हो गया। क्वेश्चन 119 पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन 119 देखें। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन द। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रपोजल है वो कहां से स्टार्ट किया जाएगा? मैंने बताया था आपको कि अकेले राज्यसभा अपने 2/3 से बिल को पास कर देगी, वो बिल जाएगा लोकसभा और लोकसभा से पास होते ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कंफर्म है आप लोगों को? क्वेश्चन 120 पे आ जाइए। हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को
संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाए। कौन रखवाएगा भाई? वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को कौन रखवाएगा? राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखवाएगा भाई। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 121 को चेक करिए। विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम? पृथ्वी की सतह के किस क्षेत्र को डोल्ड्रम कहा जाता है? आप सब जानते ही होंगे, हमने बताया था आपको, यह आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, याद है आपको। और 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में जो कंडीशंस होती है उसी को डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम का मतलब जानते हो ना, काम कंडीशंस, मतलब शांत पेटी ही डोल्ड्रम है। तो आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप आराम से यहां पर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद नेक्स्ट सवाल पे आके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 को चेक करिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इन देखो 122 में चेक करते हैं। तो देखो यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं आपको उसको सही कर देता हूं। टाइपिंग एरर को एक बार चेक करें, टाइपिंग एरर को। तो यहां पे लिखा है पृष्ठकाल में उच्च दाब का क्षेत्र, तो यहां पे आएगा निम्न दाब। निम्न दाब वाले क्षेत्रों से घिरा होता है। हाई प्रेशर को हाई प्रेशर नहीं करता, लो करता है। ठीक है, तो यहां पे लो प्रेशर होगा। तो पहला पॉइंट देखिए, इन साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज एट द सेंटर सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लो को चारों ओर से हाई प्रेशर द्वारा घेरा गया है साइक्लोन के अंदर। इन साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पहले कहा कि सराउंड द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। लो प्रेशर को देखो वो सेंटर की बात कर रहा है। लो प्रेशर इज एट द सेंटर, सेंटर में वहां पे लो प्रेशर होता है, पक्का कंफर्म है आपको। ठीक है, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट गलत हो गया। अब यहां देखो, इन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ लो प्रेशर, ये ठीक है। ठीक है, इन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, ये गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। नेक्स्ट सवाल पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पे देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड ऑन, हमने बताया भी था कि जो इंसोलेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा? लैटिट्यूड। बिल्कुल ठीक है, किसी भी क्षेत्र का अक्षांश ही तो उसके सूर्यताप की मात्रा को बताता है कि किस अक्षांश पे लोकेशन है, सूर्यताप की लोकेशन का जो इफेक्ट होगा वो अक्षांश रेखाओं के आधार पे होगा। ठीक है, ओके, तो गया 123 का आंसर हो गया आपका डी। चाबार जो बंदरगाह है आपका, पोर्ट है, वो किस देश में बच्चा? वो ईरान में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ईरान, चाबार जो बंदरगाह है। ठीक है, 124 का आंसर हो गया आपका डी। 10 डिग्री चैनल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किससे अलग करता है भाई? 125 का आंसर हो जाएगा बच्चे आपका। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 125 को चेक करिए एक बार फटाफट। किसको अलग करता है? कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको पता है, मैप पे बता भी रखा है आपको, और ये आपको मैप पे मिल भी जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 126 को देखिए। द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? पता ही आपको चिपको किसके लिए है? चिपको का संबंध है पेड़ों की कटाई को रोकना। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा वनों की वाणिज्यिक कटाई, कॉमर्शियल लॉसेस के लिए होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखना। ठीक है, चिपको, पेड़ों को बचाने के लिए तो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। ये देखो, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास, तो भारत का पहला कारखाना अधिनियम पास हुआ था 1881। इसका आंसर सी होगा बच्चा, 1881। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 128 को चेक करिए।
क्वेश्चन नंबर 128 को चेक करें। एक बार मैं इस स्क्रीन को एक बार हटवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 128 को हम चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 को चेक कर बच्चा। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला उत्पादन जुड़ी है? तो आप जानते हो दामोदर होती है वैसे तो, जहां छोटा नागपुर बेल्ट से निकलती, लेकिन दामोदर ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप दिमाग लगाओ कि भारत का मिनरल रिच एरिया ज्यादातर आपका कौन सा है, जहां पे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट होगा। और पेनिनसुलर इंडिया में देखो चंबल भी निकलती है मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र से, लेकिन वो नदी घाटी कोयला क्षेत्र से नहीं है, ठीक है। अलकनंदा तो है ही नहीं, यमुना है ही नहीं, क्योंकि हिमालय नदियां हैं। तो इसका आंसर होगा सोन। सोन सीधा जो गंगा में गिर रही है, पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हुई आ रही है, ठीक है भाई। और उसका प्रभावित मार्ग उसी क्षेत्र पर है जहां पर कोयला की घाटियों का क्षेत्र है। हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। संसदीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत आसान सवाल दिया है। तो पब्लिक अकाउंट पीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट करेगा स्पीकर। स्पीकर जो लोकसभा में, तीनों जो कमेटी होंगी, चाहे पीएससी हो, चाहे आपका एस्टेब्लिशमेंट वाली कमेटी हो, जो भी हो, उनके सबके अध्यक्ष को स्पीकर ही अपॉइंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 को बच्चे कर लेते हैं। 130 देखिए बच्चा। Which one of the following statement is not true in regarded to the National Human Rights Commission? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो मानव अधिकार आयोग के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहली चीज यह है कि इट कैन इंक्वायरी सोमोटो ऑन ए पिटिशन। ये किसी याचिका की स्वयं प्रेरणा से जांच कर सकता है, ये सही नहीं है। खुद से थोड़ा जांच करता है ये, इसको जब जांच के लिए कोई आती सूच तभी जांच करता है। तो स्वयं प्रेरणा से जांच नहीं करता है, ये बात ठीक है। स्वयं प्रेरणा जांच कर ये गलत हो गया, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो ये बात सही नहीं है, बाकी ठीक है सब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 131 को चेक करिए, उसी के साथ का वाला है। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शैल वाइल इंक्वायरिंग द कंप्लेंट फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हैव ऑल पावर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय किसकी सभी शक्तियां मिली हुई हैं? एक्चुअल में वो कोर्ट तो है नहीं, ठीक है, ना ही उसके पास कोई खास बड़ी पावर है जिसके थ्रू वो जजमेंट दे सके। तो ये एज ए सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। ए सिविल कोर्ट आप करके आएंगे इसका आंसर में, ठीक है। 131 का आंसर हो गया आपका सिविल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 132 को चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, कौन सा कथन इसमें से सही है गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में? तो हमें पता ही है कि द कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इस एक्ट के आधार पर कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे और ये डिमांड मान ली गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 133 को एक बार चेक कर लेते हैं बच्चा। नॉटिकल मील पूछ रहा है, वो आपसे टेरिटोरियल लिमिट की बात करना चाह रहा है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू, तो राइट आंसर पता ही है आपको, कितना बताया था मैंने आपको, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है भाई। तो ये हो गया 12। तो हमको पता ना एक नॉटिकल माइल कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर, ये हमें पता ही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134 चेक करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट गेन सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। जापान को लोहे एसक के निर्यात के लिए निम्नलिखित समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला? अच्छा, इसका ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो इसका आंसर वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये तो गलत करना।
हमने डी को वहां से माइनस कर दिया है और इसकी जगह आंसर करना है आपको विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम करके आए बच्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। राइट आंसर इसका 134 का आंसर डी मान लेते हैं और विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। विशाखापट्टनम। वो कह रहा है कि जापान को जो लौह अयस्क का जो हम निर्यात करते हैं उसके लिए कौन सा पोर्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को लौह अयस्क निर्यात के लिए विशाखापट्टनम। ठीक है, ओके। 135 क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल आएगा बच्चे इसमें जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात कर रहा है? बहुत आसान सवाल हो गया आपके लिए। आर्टिकल 14 कंफर्म है ना आपको? आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू ए लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इज नोन। इस पैटर्न को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा आंसर में। ठीक है, सेंट्रीपिटल इसका आंसर होगा अधिकेंद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 को एक बार फिर चेक कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की आपको पहचान करनी है। ठीक है, कौन सी फसल इस पॉइंट से रिलेट कर रही है? इट इज ए खरीफ क्रॉप। ये जो दी गई है इसमें वो एक खरीफ की फसल है। ओस, अमन, बोरो इसकी कैटेगरीज हैं जो एक साल में पैदा होती हैं और भारत की कुल एक चौथाई कृषि इसी की है। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। आप जानते हो राइस, अमन, ओस और बोरो जो कैटेगरी राइस की जो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच वन द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। कौन सा आग्नेय चट्टान का प्रकार? तो आग्नेय चट्टान इसमें इग्नियस रॉक्स आपकी ग्रेनाइट होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक्स होगा। इनको पढ़ा रखा आप लोग बच्चा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आराम से कर सकते हो। 139 को एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण कौन सा नहीं है? कैबिनेट की बात कर रहा है वो आपसे। तो पहला पॉइंट ठीक है कि ये संसद का भाग होता है, पता ही है हमें। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये तब तक रहेगा जब तक संसद का इसको विश्वास प्राप्त हो। ये बात चल रही है यूनियन कैबिनेट की। ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, किसी को किया भी जा सकता है, तो नियुक्त नहीं किया जा सकता ये बात तो गलत है। हमें वही पहचानना है कि कौन सा सही नहीं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन 140 पे आ जाते हैं, बच्चे करते हैं 140 को। Which one of the following statement about the Vice President of India is not correct? 140 क्वेश्चन को चेक करिए। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे देखो, उपराष्ट्रपति के बारे में जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं वही सही नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। आप जानते हो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, कितनी ही बार री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द सेकंड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी एट संत रामानुजाचार्य इन Feb 2016 एट विच प्लेस। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये लिबर्टी नहीं है, इक्वलिटी है। भारत के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य दूसरी सबसे ऊंची जो मूर्ति है उसका उद्घाटन किया? तो ये है आपका हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की देश की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण। ठीक है, पहला इक्वलिटी हो गया। अब पहला आपको पता है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपका जो कहते हैं कि यूनिटी, जो हम बात करेंगे सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति की, वो सबसे ऊंची मूर्ति होगी। उसके बाद आपका ये हो गया। ठीक है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट पे आइए बच्चा, नेक्स्ट पे देखते हैं।
इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वॉज कमीशन्ड एट विच प्लेस? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हाल ही में किस स्थान पर चालू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा देव स्थल, आपका नैनीताल, ठीक है, उत्तराखंड। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश एट विच प्लेस? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना हाल ही में किस स्थान पर हुई? ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 143 के आंसर हो जाएगा राइट आंसर न्यू दिल्ली में। तो आंसर हो गया न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 को चेक कर लेते हैं एक बार। Which organizations manufactures advanced light helicopter ALH-MK3 हेलीकॉप्टर को किसने कंस्ट्रक्ट किया है? तो ये है HAL का प्रोसेस। HAL जानते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आपका, वो बनाती है लाइट हेलीकॉप्टर्स HAL। तो इसका आंसर होगा बी। विच स्टेट टॉप द बिजनेस रिफॉर्म एक्शंस प्लान BRAP 2020 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में कौन सा स्टेट है जो नंबर 1 रैंक को अचीव कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंसर में हमको करना है आंध्रा। मिशन वात्सल्य विच वॉज सीन इन द न्यूज इज ए स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिशन वात्सल्य जो खबरों में रहा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई स्कीम है? तो वात्सल्य तो बच्चों के संबंध में होगा, ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 147 चेक करिए। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड पीस फॉर्म 2022? कौन सी कंट्री है जो विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किया गया है? किस देश ने? तो आंसर 147 को चेक करना है, आंसर हो जाएगा चाइना। As per the World Population Prospect 2022 report, India is projected to surpass China as the world most populous country. कौन से ईयर में आप चाइना को सरप्लस कर देंगे बेटा? तो ध्यान रखना है 2023 तक का अनुमान है भाई, हम पीछे कर देंगे चाइना को, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले 2050 था ये अनुमान, 2023 से पहुंच गए आप। सी गार्डियंस 2 is a joint maritime exercise conducted by which two countries? ये क्वेश्चन 149 है बेटा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश में हुआ है ये समुद्री अभ्यास सी गार्डियंस 2? तो ये चाइना पाकिस्तान का है, ठीक है। तो बी हो गया इसका आंसर, चाइना पाकिस्तान। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चा। क्वेश्चन 150 देखिए। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कह रहा है आपसे कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। क्या कर कहोगे? बी। तो हमने आज जीएटी का 4 नंबर का मॉक टेस्ट आपको उसके आंसर की बता दी है, आराम से चेक कर लेना, ठीक है बच्चा। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, और बहुत कम टाइम बचा है, प्रिपरेशन करिए अपनी, ठीक है। आंसर की इसको एक बार जरूर देख के जाइए ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.